चलिए आज से हम फिज़िक्स का जो पार्ट है आपके एटीसी एग्ज़ाम के लिए उसकी आज से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस पूरे कोर्स का। मैं इसके अंदर में आपका 11th और 12th क्लासेस इसकी जो फिज़िक्स है वो सारी यहाँ पर कवर करवाऊँगा भाई। मैं इस कोर्स को शुरू करने से पहले 2-4 चीज़ें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा भाई, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा उसके लिए, ठीक है? दूसरी चीज़ मेरा जो 9 साल का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मैंने वो आकाश इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली के अंदर में पढ़ाया हो या रेजोनेंस इंस्टीट्यूट जो कोटा के अंदर में वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, तो इन सब का सम अप करके जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वही चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएंगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी बातें रहेंगी और यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ों से यहाँ पर होगा। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी को ये वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे इसके बाद में तो आप बिल्कुल स्किप करके किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस अपनी तैयारी को परस्यू कर सकते हैं। देखिए, अभी आपके पास में अब बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम है लगभग लगभग 14 जनवरी तक तो भाई हमारी क्या आ रही है, फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है? उसके बाद आप ये मान कर चलो कि फरवरी या मार्च के आसपास में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो अब हमारे पास में समय की कम है, समय की शॉर्टेज है, तो हम ये करेंगे कि ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़वाऊंगा वो एक पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू पढ़ाऊंगा भाई। क्योंकि मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड के ऊपर में पढ़ा सकता हूँ। आई हैव ऑलरेडी ऑल सेटअप्स, आपने मेरे वीडियोस देखे भी होंगे और बाकी इसके अंदर में मैंने डाल भी रखी है अपने अंदर, जो इसके यूट्यूब चैनल उसके ऊपर पे डाल रखे, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ से पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा कि मैं लेस टाइम के अंदर में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2 मिनट आपसे बात करने का था, लेस टाइम के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो चीज़ें वही होंगी, उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी। चलिए, देखिए 2 मिनट मैंने आप लोगों को ले लिए हैं, अब मैं 1-1 मिनट का आपके साथ में बात करता हुआ चलता हूँ। देखिए, जो हमारी पहली यूनिट है, वो है हमारी भाई क्वांटिटी, डायमेंशंस एंड मेज़रमेंट। 11th क्लास का पहली जो यूनिट है, उसको आप इस नाम से जानते हैं। तो मैं एक-एक चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। हाँ, स्टडी का जो किस तरह से तरीका रहेगा हमारा, सबसे पहले मैं आप लोगों को थियरी के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले थियरी कवर करी जाएगी, उसके बाद में जो उसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स होते हैं एनसीईआरटी के, वो करवाए जाएँगे और लास्ट में जितनी भी हमारे प्रीवियस पेपर्स के अंदर में, एग्ज़ाम्स के अंदर में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो ये पहला जो यूनिट है, क्वांटिटी, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स के अंदर में हम क्वांटिटी कहते किसको है भाई? देखो, मैं आपसे बात करूं कि भाई दो चौक ले लिए मैंने, एक ये ले लिया और एक ये मैंने छोटा और एक बड़ा ले लिया। मैं आपसे पूछूं भाई कौन सा बड़ा है मेरे पास में, कौन सा चौक जो है वो बड़ा है हमारे पास में, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते जब तक आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ, यानी कि कौन सा लंबाई में छोटा है और कौन सा लंबाई में बड़ा है। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक उसकी डिफाइन कर दी कि भाई ये छोटे वाला, ये जो चौक है ये छोटा है और ये हमारे पास में जो इसकी लेंथ ज़्यादा है भाई, ठीक है? तो दूसरे अगर मैं बात करूं कि भाई मैंने एक थोड़ी सी चीनी का एक छोटा सा यहाँ पर ले लिया और थोड़ी सी ये चीनी ले लिया, मैं आपसे पूछूं भाई कौन सी चीनी मेरे पास में ज़्यादा है, शुगर है, तो आप क्या मेजर करोगे उसका? तो वहां पर उसके एक प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप बताओगे भाई एक शुगर है उसका मास कम है और एक है जो उसका मास ज़्यादा है। क्या हर चीज़ को मेजर कर सकते हैं भाई? क्या हर कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर सकते हैं? जी नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका मदर का लव या फिर फ्रेंडशिप कितनी है, कितने ग्राम है, कितनी लंबाई तक जाएगी, नहीं बता सकते। तो हर चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर में क्वांटिटीज उन्हीं को कहा जाता है जिनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसको हम मेजर कर सकते हैं भाई। आई होप आप लोगों को क्वांटिटी के बारे में डिफाइन हो गया होगा, फिजिक्स के अंदर में हम किसको क्वांटिटी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई हमारे पास में क्या फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन ये कहती है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं, वो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई फिनोमिना हो जो हमारे नेचर के अंदर में, जो हमारे नेचर है उसके अंदर में एग्जिस्ट करता है और उसे मेजर कर सकते हैं। और वो फिजिक्स के जो लॉज हैं, जैसे फिजिक्स के लॉज भाई देखो, आप लोग ग्रेजुएट होके आए हैं तो आपने 12th 11th के अंदर में फिजिक्स तो पढ़ी होगी, तो वहां पर अपने लॉज के बारे में बात करी थी, जैसे एनएलएम यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए। तो इन सभी लॉज को वो फॉलो करनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये हमारे पास में एक फिनोमिना हुआ या फिर कोई भी हमारे पास में क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम फिजिक्स के लॉज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वो उसको फॉलो करती है। तो सारी हमारे पास में क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। क्या अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिफाइन करें कि कितनी हमारे पास में क्वांटिटीज है? तो टोटल हमारे पास में भाई 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है? कुछ एक के दिमाग में 9 चल रहा होगा भाई, 9 का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा 9 क्या होती है, ठीक है? तो पहली जो हमारे पास में जो
फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, यानी कि जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज है उनको दो हिस्सों में बांट देते हैं हम। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और एक हमारे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है। भाई एंजॉय करते हुए चलो, पढ़े मस्ती के साथ में पढ़ते चलोगे ना, बिल्कुल आपको कोई हेडक नहीं होगी, कोई भी फटीक नहीं होगी चीजों को पढ़ने में, इजिली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो जो क्वांटिटीज थी जिनको हम लॉज में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं भाई, उनको दो हिस्सों में बांट दिया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी में और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको, जैसा बेसिकली फंडामेंटल मतलब वो मूलभूत रूप से हैं, जिनको हम किसी भी दूसरी क्वांटिटीज के साथ में उनको मेजर नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सात कौन कौन सी है भाई, बिल्कुल रट लेनी चाहिए आप लोगों को ये। पहला हमारे पास में मास, सबको पता है। दूसरा लेंथ। तीसरा हमारे पास में टाइम हो गया। चौथा हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट हो गया। फिफ्थ हमारे पास में टेम्परेचर हो गया। सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई है। और सेवंथ हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गए। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछता है, ये तो भाई आप लोगों ने याद कर लिया, नो डाउट आप लोगों को याद भी हो चुकी होंगी ये। इसकी जो यूनिट्स होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर पूछ ली जाती है। अब ये यूनिट क्या होती है भाई, अब देखो ये तो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है भाई। अब पूरी यूनिवर्स, पूरा जितना भी हमारा वर्ल्ड है, उसने कुछ ना कुछ तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखा होगा इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं यूनिट के नाम से जानते हैं। जैसे आप मान लो दुकान पे गए, तो भाई आप मतलब 1 किलो आपको लेना है, 1 किलो सेब लेने हैं, तो क्या कहोगे आप, 1 किलो सेब दे दो भाई। आप सेब लेने गए तो उसको 1 किलो सेब बोलोगे ना। और कपड़ा लेने गए तो वहां पर क्या बोलोगे भाई, 1 मीटर कपड़ा दे दो मेरे को, तो वहां पर मीटर बोलोगे। और सेब वाले के पास में गए, सब्जी वाले के पास में गए, तो बोलोगे केजी दे दो मेरे को, यानी कितना किलोग्राम दे दो सब्जी। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, यानी कहीं पर भी चले जाओ थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो यही मेजरमेंट वहां पर रहेंगे भाई। तो मास की जो यूनिट है वो हमारे पास में किलोग्राम रहेगी, लेंथ की जो यूनिट है मीटर रहेगी, टाइम की सेकंड रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर रहेगी। भाई ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर रहेगी। ये सब तो चीजें आप लोगों को याद है, थोड़ा सा इन पे काम करने की जरूरत है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है भाई। एग्जाम में आपके सेल्सियस भी मिलेगा, लेकिन आपको केल्विन को टिक करना है वहां पर। नेक्स्ट हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल। तो आप लोगों को ये 7 यूनिट बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं कि भाई आखिर में जरूरत क्यों पड़ी है, इनकी जरूरत क्यों इसलिए पड़ती है। जैसे कई बार क्या होता है, बनिए के पास में गए और वो हाथ से कपड़ा नाप के दे दिया आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से इन सब चीजों की क्या हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई। तो इसलिए बोला गया भाई एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए यूनिट्स का। तो इसीलिए हमारे पास में आया था SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट के नाम से आप जानते हैं। तो उसी सिस्टम के बाद में ये सारी चीजें हमारे पास में यूज होनी शुरू हो गई, और ये जो 7 यूनिट्स थी इनको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया। क्या हम इन 7 यूनिट्स का ही हर जगह पे यूज करते हैं? जी नहीं। एक होती है हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और एक हमारे पास में होते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखो आप कई सब आप बात करेंगे कि भाई जो बल्क में कहीं पर मेजरमेंट होते हैं, तो कहीं वहां पर किलोग्राम वगैरह यूज नहीं करेंगे, वहां पर प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं। जैसे हम बात करें आवर की, बात करें टाइम को, कभी आप सेकंड में मेजर नहीं करते हो, आप हमेशा क्या बताते हो, इतने घंटे में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो आप प्रैक्टिकली उसका आवर यूज कर रहे हो। लेकिन हम SI सिस्टम में बात करें तो क्या उसकी यूनिट भाई सेकंड है। वेरी गुड। उसी तरह से अगर मैं वजन के तोलने की बात करूं, तो आप उसमें तो बोला गया किलोग्राम है, लेकिन हम नॉर्मली जो यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, वो टन यूज करते हैं। और 1 टन के अंदर में कितना होता है भाई, 1000 kg होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स है जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं इसके अंदर में। तो ऐसी यूनिट्स जो होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज के रूप में होती हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कितने भी चाहें उन क्वांटिटीज को यूज करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करें, बहुत सारी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, फंडामेंटल जो हमारे पास में क्वांटिटीज थी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, अगर उनकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर भाई रूम है, रूम का मुझे एरिया फाइंड करना है, तो आपको एरिया फाइंड करने का तरीका एक पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ पता है। लेकिन भाई लेंथ में भी तो आप क्या करते हैं, कौन सी फंडामेंटल यूनिट, अगर यहां पर बात करूं तो लेंथ ही मेजर करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और ब्रेड्थ है तो वहां पर भी तो लंबाई मेजर करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कौन सी आ गई है, एल, यानी कि लेंथ आ गई है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, इस ड्राइव्ड क्वांटिटी को, यानी कि कौन सी थी, एरिया था, इसको किसकी फॉर्म में रख दिया, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी इनकी फॉर्म में यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया भाई। चलिए आगे बात करते हैं कुछ, जैसे हमारे पास में स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस और टाइम हो गई है। तो अभी तक क्या था कि जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, लेकिन एक मीटिंग होती है जेनेवा के अंदर में, उसमें कहा गया भाई नहीं, 2 यूनिट और आप कंसीडरेशन में लेके आओ। कौन सी, एक तो 2 एंगल्स, यानी कि 2 लाइनें हैं, उनके बीच में कोई इंक्लिनेशन है, तो उसको भी एक क्वांटिटी बोल दो। और दूसरा ऐसे सर्कुलर टाइप है, जैसे आपने सॉफ्टी का कोन देखा ना, जो कोन वगैरह खाया होगा आपने, तो इस तरह से वो क्या करती है, एंगल्स बनाती है नीचे की साइड में।
तो ये जो होते हैं इनको सॉलिड एंगल्स के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। तो दो और नई हमारे पास में क्वांटिटीज आ गई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई है, जो कि बोली गई हमारे पास में एंगल, और दूसरा बोला गया सॉलिड एंगल। अब इनकी यूनिट्स क्या होंगी भाई, यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो एंगल है इसकी यूनिट होती है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो हमारे पास में यूनिट्स बनी बाद में, तो इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से जाना गया है। तो टोटल अब हमारे पास में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई है, 9 हो गई है। तो यहां पर हमने बेसिकली जो हमने टॉपिक शुरू किया था कौन सा, क्वांटिटी, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ भाई। फिजिक्स के अंदर में क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम बेसिक से हम जिसको डिफाइन कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैरेक्टरिस्टिक के बीच में, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड हमारे पास दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स आपने होगी यहाँ पर ध्यान रखी, फिर प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात किया, फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात किया, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। चलिए फिर दो हमारे पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आ गई है, कौन सी, एक एंगल आ गई है और दूसरी हमारे पास में सॉलिड एंगल आ गई है। उनकी यूनिट्स बात करी, रेडियन एंड स्टीरेडियन। चलिए एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं डायमेंशंस को लेके। देखिए डायमेंशन का क्या मतलब होता है, इसकी अगर डायमेंशन की ना आप केवल डेफिनेशन ही समझ जाओ ना, तो आपका बहुत इजी हो जाएगा आगे सारा समझना। देखो ये क्या कहता है कि भाई कोई भी आपने क्वांटिटी को ड्राइव किया है, यानी कि कोई भी हमारे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर में जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं। आई रिपीट अगेन, कि कोई भी हमारे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी है, कोई भी हमारे पास में ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसके अंदर में हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे हम लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया के अंदर में लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजों की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर में लेंथ को भी आप एल यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ को भी आप लेंथ मेजर करते हैं ना उसकी। तो यहां पर भैया कितनी बार रिपीट हुई है ये, तो ये जो लेंथ है ये 2 बार रिपीट हुई है। तो आप कहोगे कि भाई एरिया के अंदर में लेंथ के कितने डायमेंशन हैं, 2 हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो लेंथ लेंथ लेंथ, तो वॉल्यूम के अंदर में लेंथ के कितने डायमेंशन हो गए भाई, 3 डायमेंशन यहां पर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं कुछ इसको लेके, डेंसिटी की बात कर लेते हैं भाई। डेंसिटी को आप जैसे रो से लिखते हैं, सबको पता है इसके बारे में। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम से जानते हैं। तो मास को मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में, और वॉल्यूम को, वॉल्यूम अभी हमने बात करी कि 3 बार लेंथ का यूनिट होता है, 3 बार लेंथ का यूनिट होता है, तो 3 बार यहां पर हम बात करेंगे कि लेंथ का इसके अंदर में डायमेंशंस यूज करे गए, ठीक है। तो ये हमारे पास में डायमेंशंस होते हैं। अब बात करें कि भाई कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन तो आपने समझ लिया, इनको रिप्रेजेंटेशन करने का भी तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डायमेंशन फॉर्मूला देखो, ये मैं आपकी ना एक नींव तैयार कर रहा हूं। ये नींव इसलिए तैयार की जा रही है क्योंकि आगे जो आप ड्राइव करोगे ना, जैसे हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर में बनते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला है उसी के ऊपर में बनते हैं। आपकी फिजिकल क्वांटिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मुझे पढ़ाना जरूरी था कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है। वो जब समझोगे तो तब आप बात करोगे डायमेंशन फॉर्मूला में। और डायमेंशन जब बात करते हो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम और फर्दर किसी एक दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ड्राइव्ड जो होती है उन्हीं के लिए हम क्या निकालते हैं, हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को भाई, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का, कौन सी क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी का एक डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख दिया जाता है भाई, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई है। जैसे मैं यहां पर एरिया की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, तो एरिया का मुझे डायमेंशन निकालना है, तो एरिया को मैंने कैसे लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया। अब एरिया को लिख दिया तो इसके अंदर हम 3 डायमेंशंस का यूज करते हैं। 3 कौन कौन से, जो फंडामेंटल हम यूज करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे मास को, एल से रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ को, और टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को। तो 3 चीजें आप लोगों को थ्रू आउट जितनी भी हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे उसके अंदर में आप लोगों को ये मिलते चलेंगे, ठीक है। देखिए अब यहां पर बात करूं मैं तो नॉर्मली इसके अंदर में एरिया में अभी जस्ट बात करी थी कि वे लेंथ और लेंथ 2 बार रिपीट हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं एल की पावर 2, ठीक है। तो यहां पर आप बात करेंगे खाली एल, एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहे तो एम एल टी, ये लिखा आपने। मास की कोई यूनिट नहीं है इसके अंदर में, कोई भी डायमेंशन नहीं है इसका, कितने एक मास का कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी रिपीट नहीं हो रहा है एरिया के अंदर में, तो 0 लिखोगे। टाइम का कुछ नहीं हो रहा है तो 0 लिखोगे, लेकिन लेंथ का 2 बार यूज हो रहा है तो आप इसको L2 करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई एरिया का जो डायमेंशन है उसके अंदर में लेंथ कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अब मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में कितनी बार रिपीट होगा, सबसे पहले तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे भाई,
फिर हम L3 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 3 बार लेंथ रिपीट हो रहा है, मास इसके अंदर में 0 रहेगा और टाइम इसके अंदर में 0 रहेगा भाई। कोई इसका डायमेंशन इसके अंदर में फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि मास हो गया या फिर टाइम हो गया वो इसके अंदर में रिपीट नहीं हो रही है। बेसिक है भाई, इनको ये बार बार यूज होती रहेंगे, इसलिए 5-7 जो है उनको यहाँ पर आप रिपीट करते रहेंगे, हो जाएंगी चीजें ना क्लियरिटी के साथ में। देखिए डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास की क्या होती है किलोग्राम, यानी कि एक मास की यूनिट आ गई है इसके अंदर में। वॉल्यूम के अंदर में 3 बार रिपीट होता है, एल की 3 हो गई है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मास 1, लेंथ नीचे थी भाई हमारे पास में, तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस, हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये या तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया L-3 हो गया, यानी कि आप डायरेक्टली देखो क्या बता सकते हो कि मास का एक डायमेंशन यूज हो रहा है, यानी कि किलोग्राम कहीं ना कहीं इसके फॉर्मूले के अंदर में जो इसके एसआई यूनिट आएगी उसके अंदर में आएगा, और लेंथ की 3 यूनिट है, इनवर्सली है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। सब कैसे आप लेंथ से मेजर करते हैं, हम उसकी लेंथ मेजर करते हैं तो हमेशा उसका क्या है एक डायमेंशन आएगा, लेंथ उसका डायमेंशन आएगा, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी जब भी डिस्टेंस और पोजीशन इनकी बात करेंगे तो एल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही डायमेंशन उसका लेंथ का होता है। चलिए स्पीड की बात करते हैं भाई, स्पीड का सबको पता है, अब मेरे साथ में जल्दी से ड्राइव करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं फटाफट आप लोगों को करवाऊंगा। स्पीड का फॉर्मूला बताओ आप सब लोग, बिल्कुल, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, अभी देखा आपने, एल होता है भाई इसका डायमेंशन, केवल लेंथ आती है, और टाइम का होता है टी, यही तो आएगा इसके अंदर में भाई। यूनिट नहीं लिखनी है, कहीं आप लोग सेकंड लिख दो, सेकंड उसकी ऐसा यूनिट होती है, मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। डायमेंशन जो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर में है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के लेंथ और टाइम है, सेकंड तो उसकी ऐसा यूनिट आ जाती है भाई, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, सिर्फ एल और टी पर काम करना है, तो यहां से आप लिखोगे तो एल ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों चीज सेम होती हैं, लेकिन जब हम वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी जब साइन में कन्वेंशन हम यूज करना शुरू कर देते हैं, तो हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, और स्पीड जो है उसका क्या है हमारे पास में सिर्फ एक मॉडुलस के रूप में करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की बात करें तो आप सबको पता है एक्सेलेरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड पर यूनिट टाइम के नाम से भी आप जानते हैं, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के नाम से। अब आगे पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लैरिटी के साथ में आएंगे जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के अंदर में क्या आता है भाई, अभी ऊपर देखा स्पीड का जो डायमेंशन है L-T-1 है भाई, एक डायमेंशन लेंथ का, एक डायमेंशन टाइम का जो कि इनवर्स है, और टाइम का फिर यहां पर आएगा T-T1 आ गया, खाली टी रहेगा यहां पर। तो अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल, तो ऊपर जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा L-T-2 यहां पर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एक्सेलेरेशन का भी यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास में बार बार रिपीट होती रहेंगी। फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। और मास की जो यूनिट होती है वो हमारे पास में क्या होती है, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेकिन उसके डायमेंशन में मास एम आएगा, ठीक है। और एक्सेलेरेशन जो अभी आपने बात करी थी, एक्सेलेरेशन के अंदर में क्या आता है L-T-2 आता है, थोड़ी देर पहले हमने इससे ऊपर वाला जो स्लाइड था उसके अंदर में हमने बात करी थी L-T-2 था, ठीक है। तो तीनों का सम अप करेंगे तो इसके अंदर में क्या आ गया, देखिए यहां पर आ गया हमारे पास में M-L-T-2 आ गया, यानी कि एक डायमेंशन मास का है, एक डायमेंशन लेंथ का, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, और दो जो डायमेंशन है, दो बार फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम रिपीट हुआ है इसके अंदर में, लेकिन वो कैसे है, इनवर्सली हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क की, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जस्ट आपने देखा कि फोर्स की क्या यूनिट होती है, M-L-T-2 इसका डायमेंशन होता है, तो इसके साथ में M-L-T-2 आ गया भाई। फिर डिस्प्लेसमेंट इसका लेंथ होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा आप लोगों ने, तो यहाँ मास का एक यूनिट हो गया, लेंथ का एक और दो बार हो गया तो 2 आ गया यहाँ पर, फिर टाइम का 2 बार आ गया तो T-2 हो गया, ठीक है। एनर्जी, वर्क और जो एनर्जी होती है, इनकी दोनों की हमारे पास में डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ में एक बार रिपीट करने की कोशिश कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी, तो ये दोनों हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भाई कौन कौन से हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, फोर्स हो गया, वर्क हो गया और एनर्जी, ये तीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमारे क्वेश्चंस के अंदर में यूज होते रहेंगे। अब बात करें कि भाई इस डायमेंशन फॉर्मूला जो आपने ड्राइव कर लिया है, डायमेंशन फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूँ, क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, कि आपकी जो जो ड्राइव्ड यूनिट है, जो आपने ड्राइव यूनिट करिए, कहीं से भी ड्राइव करिए, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके करिए, तो उसके अंदर में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज रिपीट हो रही है, कितनी बार वो रिपीट हो रही है, कौन कौन सी, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, जो हमने साथ पढ़ी थी
वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इससे, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इससे हमें ये पता लग जाता है। मान लो मेरे पास में एक फॉर्मूला है भाई, एम एल टी माइनस टू, किसका फॉर्मूला है, अभी जस्ट हमने पढ़ा फोर्स का है। तो फोर्स का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ये। तो फोर्स यहां से आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि मास पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, लेंथ पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, लेकिन t-2 आ गया तो भाई ये किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है। यानी कि आप कहोगे कि भाई बॉल का अगर आपने मास बढ़ा दिया तो उसके ऊपर में फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। लेंथ अगर दूर तक लेके जाना है तो अगर लेंथ बढ़ा दी तो उसके ऊपर में भी आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मान लो पहले आप लोगों को 3 मीटर लेके जानी थी, फिर आपको 6 मीटर तक लेके जानी, तो आपको ज्यादा फोर्स लगा के आगे मूव करवाना पड़ेगा भाई, ठीक है। लेकिन हम टाइम की बात करें, लेकिन टाइम अगर हमारे पास में बढ़ेगा तो फोर्स जो है हमारे पास में क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। दोनों हमारे पास में क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से उस में पता लग जाता है कि किस पे कैसे डिपेंड करती है, विच कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, हाउ कैसे डिपेंड करती है, और होम यानी कि उस कौन सी का इफेक्ट कम होगा और कौन से का इफेक्ट ज्यादा होगा। और बात यह है भाई, जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी इसके अंदर में, मान लो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, तो उसका इफेक्ट उस क्वांटिटी पर सबसे ज्यादा रहता है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। अब इस डायमेंशन फॉर्मूला से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो आप लोगों के लिए बेस तैयार किया है। अब क्या इंफॉर्मेशन होती है, कैसे आपके एग्जाम के अंदर में फॉर्मूलाज ड्राइव करने होते हैं, कैसे उनकी हमें फाइंड करना पड़ता है कि फॉर्मूला सही है या गलत है, कैसे उसके कांस्टेंट होते हैं, ए बी सी, कोई कांस्टेंट आप लोग को दे देगा वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम इसके अंदर में डायमेंशन एंड फॉर्मूला का यूज करके उसके एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो पहली एक दो आज इस लेक्चर के अंदर में कर लेते हैं, और कुछ हम अगले लेक्चर के अंदर में कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं बनाना चाह रहा मैं आप लोगों को। 2 या 3 लेक्चर के अंदर में पूरा 1 या 2 यूनिट है वो कंप्लीट होता चला जाए, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, आपको कोई आईआईटी के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आईआईटी की जब प्रिपरेशन होती है तो ये यूनिट हम कम से कम 10 दिन के आसपास में इसको पूरा खींच के चलते हैं, तो वो आपको तैयारी नहीं करनी है। चलिए, पहला जो एप्लीकेशन है इसके अंदर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन फॉर्मूला को पढ़ने के टाइम पे। ये क्या कहता है कि हमेशा और हमेशा दो जो हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनके डायमेंशंस सेम होंगे, वही आपस में जुड़ सकते हैं। क्या कभी ऐसा कर सकते हो आप कि 2 kg शुगर लिया आपने और 2 kg शुगर में 2 मीटर कपड़ा जोड़ दो? नहीं जोड़ सकते भाई, क्योंकि इसका जो डायमेंशन वो मास है और इसका डायमेंशन लेंथ है। तो इनको आप कभी भी एक दूसरे से ऐड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं ये कहूं कि 2 किलो शुगर और प्लस में 2 किलो राइस, ये आप ऐड कर दो, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो इसको, क्योंकि इसका डायमेंशन भी मास है और इसका डायमेंशन भी क्या है, मेरे पास है, मास है। तो इनको आप आपस में जोड़ सकते हैं। चलिए, अब बात करता हूं कि डायमेंशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। बिल्कुल वही कहता है। इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो आपको देखना है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन आर सेम, ओनली दोज क्वांटिटी विद द सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इसका एक एक वर्ड मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले ईच टर्म, जैसे ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इक्वेशन है इसके अंदर में, तो ये आप सबने पढ़ी है इसकी। तो ये क्या कहती है, ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमारे पास यू टी यानी कि यू हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी होती है, टी हमारे पास में टाइम होता है, ए एक्सेलेरेशन और टी हमारे पास में अगेन टाइम होता है। तो ये सबने पढ़ रखी है इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। तो ये कहता है कि भाई इसके अंदर में जो हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो भी हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है, उसके जो डायमेंशन है वो हमेशा होंगे राइट हैंड साइड के अंदर में जो भी है उसके इक्वल होगा। लेकिन उसके अंदर में कैसे फाइंड करेंगे भाई, अगर मैं बात करूं कि आपके जो यहाँ पर है, यहाँ पर तो अलग अलग यूनिट्स आ गई है, एक यूटी आ गया, एक हाफ एटी स्क्वायर आ गया। तो ये कहता है कि इसके अंदर में जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, उन सब की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होने चाहिए, केवल और केवल वो तभी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टर्म से रिलेटेड यहाँ पर था। दूसरा हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास में इक्वेशन जैसे आती हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या इक्वेशन है, वो क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस में टी। उसी तरह से ये इक्वेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ये टाइम की जो हमारे पास में है, टाइम पीरियड का आप फाइंड करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सेम उस तरह से हम यूज करेंगे इसका। ठीक है, अब कुछ लोग देखना चाहे तो मैं भाई इसकी यूनिट बता देता हूँ। जो हमने एस यू टी इस टर्म के बारे में बात करी थी, तो एस जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। यूटी, यूटी आप सबको पता है कि जो हमारे पास में वेलोसिटी है उसका क्या यूनिट होता है, वह डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, और टाइम की हमारे पास में यूनिट क्या आ गई, टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या बचा, डिस्टेंस बचा। और डिस्टेंस का आपको पता है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। उसी तरह से तीसरा हमारे पास में एक्सेलेरेशन था, तो एक्सेलेरेशन ए टी टी होता है।
तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो टाइम से टाइम हमारे पास में कैंसिल हो जाता है, टी टी स्क्वायर हो गया। जैसे इसके अंदर में बात करें एक्सेलेरेशन का होता है एल टी माइनस टू होता है भाई, ठीक है। और टाइम के दो डायमेंशन यहाँ पर आ गए हमारे पास में ये, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होकर हमारे पास में क्या बच जाता है, खाली एल बच जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि भाई जो हमारे पास में डायमेंशन हो क्या बच गया, लेंथ बच गया। तो जो हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ईच यूनिट जो भी हमारे पास में ईच इक्वेशंस के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए भाई, इसका भी एल है, इसका भी एल है और इसका भी एल है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जिस्ट करेगी। भाई आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस चीज के ऊपर में, ठीक है ना। ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, कैसे हम इसका यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, ठीक है। तो भाई ये पहला लेक्चर था। इसके बाद में जो लेक्चर नंबर टू आएगा उसके अंदर में हम, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि पहले हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं और दोबारा से उसके सेकंड लेक्चर के अंदर हम उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन जो हैं वो एक साथ में कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था भाई, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर मैं वीडियोस जो आप लोगों के लिए पूरा तैयार कर रहा हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ में यहाँ पे जुड़िए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो जुड़ने की मतलब तैयारी कर रहे हैं, एटीसी के लिए कर रहे हैं, देखिए मैं नहीं चाहता क्योंकि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आप जुड़ रहे हो या नहीं जुड़ रहे हो यहाँ पर। मेरे को सिर्फ इतना मतलब है कि भाई एटलीस्ट जो जुड़ रहा है ना उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। वो अगर तैयारी कर रहा है ना तो बिल्कुल फेथ के साथ में यहाँ पर जुड़ा है। अगर आपने थंबनेल देखा है ना तो भाई उसका यहाँ पर आपको पूरा यूटिलाइजेशन भी होगा यहाँ पर, कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर टीचिंग करवाई जाएगी और कैसे आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा टॉपिक्स को बिल्कुल स्मूथली वे में और इजी वे में आप लोगों के लिए करवाया जाएगा, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर बोलिएगा कि जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर है वो अभी लेक्चर नंबर 2, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।